अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम टार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास टार्क होता क्या है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम टार्क को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज टार्क। टार्क इज एक्चुअली द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टार्क। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग जाए और वो फोर्स इस तरीके से लग जाए कि उस बॉडी में वो रोटेशन प्रोड्यूस करे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस बॉडी में अब टार्क आ गई। अब अगर वो फोर्स या फोर्स के साथ कोई और फैक्टर्स भी अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी अगर हम देखें कि हमारे पास बॉडी के अंदर रोटेशन टर्निंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर टार्क वो ज्यादा है। और अगर उस बॉडी के अंदर रोटेशन वो कम हो, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर टार्क वो कम है। ठीक है। तो हम टार्क को इस तरह डिफाइन करते हैं, पर मैंने लिखा भी है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। ठीक है। लेट सपोज ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास एक मार्कर है। ठीक है। अब अगर इस मार्कर को मैं इस तरह घुमाता हूं, तो इस केस में मेरी ये जो उंगलियां है ये इस बॉडी में टार्क वो प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर इस देखिए, अब इस मार्कर की रोटेशन वो आराम से है, तो इस मार्कर के अंदर टार्क कम है। और अगर इसमें अगर रोटेशन इस तरह ज्यादा किया जाए, तो इसके अंदर अब टार्क वो ज्यादा है। ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स है ये बहुत कमाल की चीज है। लेट सपोज अगर मैं सिंपल आपको कहूं कि ये हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक बॉडी है। ठीक है। अब अगर इस बॉडी के बिल्कुल यहां पर आपके पास ये फोर्स लग जाए, देखिए फोर्स है यहां पर, तो अब ये फोर्स जो है ना, ये इस बॉडी के सेंटर को वो टारगेट कर रही है। तो मतलब कि ये इसके सेंटर ऑफ मास पर ये फोर्स लग रही है। तो इस केस में ये फोर्स है ना, इस बॉडी को यहां यहां लेकर आएगी यहां। मतलब ये कि अब ये बॉडी इतना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो अब इस बॉडी के अंदर ये फोर्स जो है ना, इस बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा और ये अपने जगह से यहां तक ये मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर इसी बॉडी के ऊपर मैं फोर्स यहां पर लगाता हूं, यहां पर देखिए, यहां पर फोर्स मैं लगाता हूं या यहां पर मैं फोर्स लगाता हूं, तो इस केस में अब बॉडी जो है ना वो एज ए होल मूवमेंट शो नहीं करेगी। बॉडी एज ए होल वो अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं होगा, बल्कि अब उसके अंदर वो और रोटेशन जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ठीक है। देखिए, ये यहां पर देखिए गौर से, लेट सपोज ये ये एक बॉडी है। ठीक है। यहां पर ये पड़ा हुआ है। अब अगर ये फोर्स है, ये इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगती है, तो इससे ये बॉडी जो है ना वो आगे जाएगी। इस बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन आएगी, जो हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा था, F इक्वल टू ma वाला केस। ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैं इस बॉडी की ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लगाता, और इस देखिए ये फोर्स में इस साइड पर इस कॉर्नर पर लगाता हूं, तो अब देखिए गौर से, अब बॉडी आगे नहीं जाती, बल्कि वो अपनी ही एक्सिस के अराउंड वो रोटेशन स्टार्ट कर देती है इस केस में। तो इस केस में देखिए, जब ये फोर्स लग गया एक खास पॉइंट पर, और उस ये फोर्स और उस पॉइंट को मिला के अब इस बॉडी के अंदर रोटेशन आ गई, तो इसको हम कहते हैं टार्क। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अब टर्निंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस हो गई। तो टार्क को प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरी है कि फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर वो नहीं लगेगा। ये फोर्स जो है ना, अगर मैं इस बॉडी के ये पॉइंट इसको मैं फिक्स लेता हूं, अगर इस पॉइंट को मैं फिक्स लूं, तो अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इस बॉडी के अंदर वो रोटेशन कास्ट करेगा। अब ये रोटेशन करेगा। लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ मास को हिट करेगा, ये सेंटर ऑफ मास है CM, सेंटर ऑफ मास, अगर ये पॉइंट अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास को हिट करेगा, तो फिर इसके अंदर जो है ना वो लीनियर एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जो टार्क है वो टाउ से रिप्रेजेंट हो रहा है। टाउ, ये है टाउ, TAU, टाउ, ये टार्क को रिप्रेजेंट करता है, टाउ। ठीक है। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस FO। तो हम टार्क को इस तरह भी इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क।
ठीक है। फिर हम इसकी जो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ ओ साइन थीटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म है टार्क की, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो यूनिट है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक फोर्स है और एक जो है ना वो डिस्टेंस है। तो इसका यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। अच्छा, अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए, तो टार्क वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर, थ्री फैक्टर्स है जिससे हम टार्क को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज फोर्स, तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना बॉडी के अंदर वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। दिस इज डायरेक्टली कनेक्शन विद टार्क। मोमेंट आर्म, तो जितना हमारे पास ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना बॉडी के अंदर जो है ना वो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगी। अभी मैं मोमेंट आर्म को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। और एंगल थीटा, तो ये भी बिल्कुल बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आपके पास फोर्स भी ज्यादा हो, मोमेंट आर्म भी ज्यादा हो, लेकिन आपका एंगल वो ठीक ना हो, तो आपकी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट वो प्रोड्यूस नहीं होगी, या आप उस बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमको जिस तरह वो डिफाइन करते हैं, मैं अपना कैमरा दरवाजे की तरफ वो घुमा दूं, आपको फिर आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, देखिए गौर से देखिए, ये हमारे पास एक डोर है, दरवाजा है। अब देखिए यहाँ ये दरवाजे की फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये दरवाजा है ना वो फिक्स लगा हुआ है, ये इसकी फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये दरवाजे की फिक्स पॉइंट है। और यहाँ से हम दरवाजे को पकड़ते हैं, ये इसकी जो है ना वो हैंडल है, इस तरह हम इसको पकड़ते हैं, इस तरह इसको ओपन या क्लोज वगैरह यहाँ से हम करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन, ये फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट से लेके इस पॉइंट यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यहां पर ये मैंने लिखा मोमेंट आर्म। अच्छा, अब यहां पर हम फोर्स लगाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास फोर्स ज्यादा हो, मोमेंट आर्म भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके पास एंगल जो है ना वो ठीक ना हो, तो आप बॉडी के अंदर वो टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो देखिए वो किस तरह, देखिए आप वो से देखिए, ये दरवाजा है, तो अगर मैं इसको इस तरह पकड़ता हूं और इस तरह खींचता हूं, तो ये मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स। तो अब इस केस में एंगल 90 डिग्री हो गई। तो अगर हम 90 डिग्री लगाते हैं फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम टार्क वो प्रोड्यूस होगी और बड़ी आसानी के साथ वो टर्निंग इफेक्ट को कर सकता है आसानी के साथ। ठीक है, तो अगर मैं, देखिए ये तो इस तरह हो गया, अगर मैं अब इसको इस तरह करता हूं, इस तरह खींचता हूं अपने तरफ, तो ये दरवाजा ना खुलेगा ना ये बंद होगा। इस केस में बॉडी के अंदर वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इस केस में मैंने एंगल क्या रखा, 0 डिग्री रखा। या अगर इसको मैं इस तरह पुश करता हूं, तो अभी दरवाजा ना बंद होगा ना ओपन होगा। तो ये दोनों केसेस में अगर मैंने एंगल थीटा को 0 डिग्री पर रखा या 180 डिग्री पर रखा, तो बॉडी के अंदर वो टार्क प्रोड्यूस वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम एंगल का भी ख्याल रखेंगे, फोर्स, मोमेंट आर्म और ये आपका हो गया एंगल थीटा। हम इन तीनों को वो जहन में रखेंगे, तभी हम टार्क को मैक्सिमम या मिनिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा बोर्ड की तरफ आते हैं। अच्छा, तो आप लोग समझ गए कि हमारे पास टार्क वो फोर्स, मोमेंट आर्म और थीटा पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम टार्क होगा, मैक्सिमम टार्क, मैक्सिमम, तो कब हमारे पास टार्क वो मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास ये, लेट्स सपोज अगर ये आपके पास ये मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म, और इसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर लग जाए, ये फोर्स, तो इस केस में एंगल थीटा 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो हमारे पास टार्क फिर मैक्सिमम होगा इस तरह, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, और साइन 91 के बराबर है। तो टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू आर एफ, ये मैक्सिमम टार्क के लिए फार्मूला है, मैक्सिमम टार्क के लिए। और टार्क हमारे पास मिनिमम कब होगा या जीरो कब होगा, तो अगेन अगर मैं ये मोमेंट आर्म लेता हूं, तो इस केस में अगर मैं फोर्स इस तरह लेता हूं, फोर्स, या मैं अगर फोर्स इस तरह लेता हूं, दोनों केसेस में अगर थीटा को मैं 0 डिग्री लूं या 180 डिग्री लूं, तो दोनों केस में हमारे पास टार्क वो क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, तो टार्क मिनिमम, तो हम इस तरह कहते हैं कि हमारे पास टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगेन, तो अगर मैं यहां पर 0 पुट करूं,
या 180 डिग्री पुट करूं, तो दोनों केस में साइन 0 भी 0 के बराबर है और साइन 180 भी 0 के बराबर है। तो इस केस में ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम न हम एंगल 90 लेते हैं, ना हम एंगल 180 डिग्री लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये केस कंसीडर कर लूं कि फॉर एग्जांपल ये वाला केस है, अगर ये हमारे पास ये मोमेंट आर्म हो, ये वाला ये मोमेंट आर्म है, ये आपका मोमेंट आर्म, और फोर्स में कुछ इस तरीके से लगाऊं, देखिए गौर से, इस तरीके से, इस तरह मैंने फोर्स लगा लिया। ठीक है। तो अब तो एंगल ना 90 है, ना एंगल 180 है, ना 0 डिग्री है। तो या अगर मैं कुछ और भी इस तरह वो इस तरह कर लूं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो इस केस में हम इस फोर्स को हम फिर कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। कंपोनेंट में जिस तरह हमने वो लास्ट टॉपिक किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के, हम रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हम रिजोल्यूशन क्यों करते हैं। तो अभी इसका वो फायदा है कि हम इस फोर्स को कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। तो एक फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया ये वाला, इसको हम कहते हैं एफ वाई, और एक फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया, इसको हम कहते हैं एफ एक्स। तो एक ये कंपोनेंट हो गया और एक हमारे पास ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है। तो अब आप गौर से देखिए हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, यहाँ पर कौन सा, क्योंकि अगर मैं इस तरह भी फोर्स लगाऊं तब भी ये बॉडी के अंदर टार्क प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि या तो टार्क 90 डिग्री के लिए होना चाहिए, या 0 डिग्री में 0 होगा और 90 डिग्री में टार्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर तो मैंने कोई और एंगल लिया है और फिर भी बॉडी के अंदर वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे? तो इस केस में फोर्स का एक कंपोनेंट है जो वो इफेक्टिव है और वो जो है ना वो ये काम कर रहा है, वो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में ये इफेक्ट तो इसकी पैरेलल आ गया, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेकिन एफ आई को देखे, एफ आई जो है ना ये एफ आई ये इस तरह है और मोमेंट आर्म इस तरह है। तो ये एफ आई जो है ना ये मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर वो 90 डिग्री बनाता है। तो हमारे इस केस में एफ वाई कंपोनेंट जो है ना वो आपका वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो अगर हमारे पास आर्बिट्ररी एंगल हो तो हमारे पास फिर टॉर्क इज इक्वल टू आर, और हम अगर कोई भी एंगल हो मतलब आर्बिट्ररी हो तो हम उस केस में फोर्स का वाई कंपोनेंट वो लेंगे। फोर्स का वाई कंपोनेंट हमेशा हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट होगा टॉर्क के केस में। ठीक है। तो हम इस तरह के टॉर्क इज इक्वल टू, और वहां पर हमने पढ़ा भी था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, हमारे पास जब भी वाई आ जाए एफ वाई तो वो बराबर है एफ साइन थीटा की, तो आर एफ साइन थीटा। ये फार्मूला एक्चुअली हम एनी आर्बिट्ररी एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ये वाला फार्मूला है या ये वाला, तो हम एनी आर्बिट्ररी एंगल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टॉर्क वो क्या है? टॉर्क हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी अगर वेक्टर हो तो फिर उसकी प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो हमारे पास टॉर्क की मैग्नीट्यूड को तो हमने स्टडी कर लिया कि टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है, और फोर्स पर, मोमेंट आर्म पर और एंगल थीटा पर। देखिए मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अब टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, अगर हम हमारा जो नेक्स्ट वो टॉपिक है डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो हमारे पास देखिए बॉडी के अंदर जब भी रोटेशन आएगा तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन है ही नहीं रोटेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, या तो क्लॉकवाइज या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जब भी बात करें तो हमारे पास ये जो राइट हैंड रूल है, तो अगर क्लॉकवाइज देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस केस में हम टॉर्क पॉजिटिव लेते हैं, और अगर क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज, तो थंब शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अगर हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड रूल हम इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो हमारे पास दो ही डायरेक्शन है, या तो टॉर्क क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और या हमारे पास क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर बॉडी की रोटेशन हो वो इस तरह है, क्लॉकवाइज हम इस तरह लेते हैं, क्लॉकवाइज इस तरह, ये क्लॉकवाइज है, ये गली के सिमत में जाती है क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जब ये क्या है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह, तो वो डायरेक्शन जो है ना वो इस तरह हम लेते हैं। देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको नॉर्मली इस तरह इसकी डायरेक्शन लेते हैं और इसकी डायरेक्शन वो दोनों लेते हैं।
तो क्लॉकवाइज टार्क को हम क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं पर कन्वेंशन, और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव वो लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर, और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज तो डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन का क्या मतलब है, मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ये इंक की बोतल है, ठीक है, इंक की बोतल है। अब इसकी जो ये जो इसकी जो सर है, देखिए अब इसको मैं, देखिए गौर से देखिए, मैं इसको सिर्फ रोटेशन कर रहा हूं और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर, क्योंकि अब मैं इसको इस तरह घुमा रहा हूं, इस तरह, तो ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इसको इस तरह करूं, ये देखिए क्लॉकवाइज, तो ये खुद ब खुद नीचे जा रहा है। मैं सिर्फ इसको रोटेशन दे रहा हूं, मैं इसको ऊपर नहीं खींच रहा, डाउनवर्ड खींच रहा हूं, बल्कि सिर्फ इसको रोटेशन दे रहा हूं। देखो ये खुद, तो ये खुद ऊपर जाएगा, ये इस केस में ऊपर जाएगा। और अगर मैं ये केस लूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूं, क्लॉकवाइज, तो अब ये क्या होगा, अब ये नीचे जाएगा खुद ब खुद। तो इसलिए हमारे पास जो क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, और जो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और जो क्लॉकवाइज है उसकी डायरेक्शन वो डाउनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ टार्क राइट हैंड रूल की मदद से, ठीक है। अच्छा, ये हमने टार्क की टॉपिक को वो कंप्लीट कर लिया, इसकी डायरेक्शन और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम टार्क और इसकी पूरा जो सेटअप हमने कर लिया। अच्छा, अब इसको स्टडी कर ले टार्क। और ये टॉपिक जो है ना, ये क्लास 9 के लिए भी है, और ये जो है ना हमारे जो फर्स्ट के स्टूडेंट्स है ये उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप इनको स्टडी कर ले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।